Hello, my dear friends. Today I am going to continue current affairs 6 January for all exams. My dear friends, हम एक नोटिफिकेशन आप सभी को मैं प्रोवाइड करना चाहता हूं। आपको ये याद रखना चाहिए नोटिफिकेशन के तौर पे कि मैं आज से करंट अफेयर्स आपको डेली प्रोवाइड करूंगा। डेली आपको करंट अफेयर्स की मैं क्लास आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवाएंगे और क्वेश्चन के साथ साथ दोस्तों जो भी उसमें कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे कॉन्सेप्ट के भी बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आप ये चीज नोटिफिकेशन के तौर पे रखेंगे और प्लीज आप सभी जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी अपने दोस्तों के साथ जरूर आप शेयर कर सकते हैं इसे। ठीक है, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर आप लाइक शेयर करेंगे दोस्तों तभी थोड़ा हमें भी क्या करेगा, काम करने में थोड़ी सी मतलब एनर्जी मिलेगा। तो आपका जो थोड़ा सा लाइक जो होगा दोस्तों, शेयर जो होगा वो हमारे लिए क्या होगा, एनर्जी फूड होगा। तो प्लीज आप लोग लाइक शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको इस तरह के जितने भी करंट अफेयर्स होंगे, करंट अफेयर्स आपको एक बेस्ट लेवल तक का मैं करवाऊंगा दोस्तों, जो आपके बेस्ट ऑफ बेस्ट हो सके। ठीक है, बेस्ट ऑफ बेस्ट जो करंट अफेयर्स आपके होंगे वो सारे मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे दोस्तों है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस ऑफर्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई के द्वारा कौन सा ऑफर पेमेंट, कौन सा यहाँ पे ऑफर जो सर्विस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों। पहला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है वो आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है दोस्तों नेशनल ऑटोमेटिक, जिसको हम लोग बोलते हैं नाच, NACH। इसको जो शॉर्ट फॉर्म में होता है NACH। अगर आपसे कोई कभी पूछे कि नाच का फुल फॉर्म क्या होता है तो नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। क्या ये एनपीसीआई के द्वारा क्या किया जाता है, सर्विस प्रोवाइड किया जाता है ना। चेक ट्रंकेशन सिस्टम, चेक ट्रंकेशन सिस्टम जो होता है दोस्तों, क्या वो भी चेक ट्रंकेशन जो सिस्टम होता है क्या वो भी एनपीसीआई के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसका जो अगर आप शॉर्ट फॉर्म देखें, अगर एब्रिविएशन फॉर्म देखें तो CTS है। आपने बहुत बार दोस्तों जब आप मनी ट्रांसफर करते होंगे फोन पे से, गूगल पे से, ये जो CTS आपको हमेशा दिखता होगा। तो क्या ये एनपीसीआई के द्वारा ये सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। नेशनल फाइनेंस स्विच, नेशनल फाइनेंस स्विच NFS, ये भी आपको बहुत ही ज्यादा दिखता होगा दोस्तों। जब आप फोन पे गूगल पे यूज करते होंगे तो NFS का क्या होगा, एक लोगो आपको दिखता होगा। तो आप क्या, ये भी एनपीसीआई के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। ये हाल ही में दोस्तों बहुत ही ज्यादा न्यूज में था, है ना। ये बहुत ही ज्यादा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं ETC या NETC, है ना। ETC से आप याद रखेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉनिक टोल, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, है ना। तो आपको क्या लगता है कि एनपीसीआई के द्वारा कौन कौन से सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। क्या ये फर्स्ट प्रोवाइड किया जाता है, ये आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। आपको करेक्ट आंसर, करेक्ट कोड जो है वो आपको सिलेक्ट करना है। क्या 1 2 3 होगा, 1 2 3 4 होगा, या 1 2 3 4 होगा, या 1 2 3 4 होगा। आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए बताइए, डू इट फास्ट। तो दोस्तों जल्दी से आप वीडियो को पॉज करेंगे, आप यहाँ पे आंसर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। क्यों इसका आंसर करेक्ट डी आंसर होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ, देखते हैं जाकर, है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा, सारे सही होंगे, है ना। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस जो हमने आपको कहा था NACH, ये प्रोवाइड किया जाता है एनपीसीआई के द्वारा, है ना। एनपीसीआई के द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, इंट्रोड्यूस किया गया था नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये सेंट्रल क्लीयरिंग सर्विस है जो क्या करता है दोस्तों, ये जो हाई वॉल्यूम जो मनी होते हैं, हाई वॉल्यूम जो मनी होते हैं उसको ये प्रोवाइड करता है। हाई वॉल्यूम जो मनी होते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे हाई वॉल्यूम जो मनी होते हैं या फिर लो ट्रांजेक्शन होता है, रिसिप्टिव जो होते हैं वो दोस्तों, इसलिए आपको यहाँ पे यूज किया जाता है। चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम का CTS का यूज क्यों किया जाता है। ये चेक जो हम लोग देखिए, जब पहले आप देखते होंगे कि जब हम चेक को
चेक जाते थे दोस्तों, तो हम फिजिकल वे में हम चेक का यूज करते थे। फिजिकल वे में हम क्या करते थे, बहुत टाइम टेकन होता था। लेकिन क्या था, चेक ट्रांजिशन सिस्टम के द्वारा, है ना, ये हमारा ये एनपीसीआई, ये भी एनपीसीआई के द्वारा ये सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। एनपीसीआई के द्वारा ये भी सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। और ये क्या करता है, ये फिजिकल जो फ्लो ऑफ चेक है, ठीक है, आप देखिए, डिसकंटिन्यूइंग द फ्लो ऑफ फिजिकल चेक, ठीक है, ये जो फिजिकल चेक हम लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरे स्थान पे ले जाते थे दोस्तों, इसको क्या कर रहा है, ये डिसकंटिन्यू कर रहा है। मतलब क्या हुआ, है ना, ई कॉमर्स जो है दोस्तों, उसकी बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है। नेशनल फाइनेंस स्विच एनएफएस, इसका क्या करता है दोस्तों, एनएफएस, ये क्या करता है दोस्तों, इसका जो मेन गोल है दोस्तों, ये ये भी ये नेशनल फाइनेंस स्विच को भी, नेशनल फाइनेंस स्विच भी दोस्तों, ये एनपीसीआई के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। लार्जेस्ट नेटवर्क शेयर है ना, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। देखिए, ऑटो जो एटीएम होता है दोस्तों, एक एटीएम को दूसरे एटीएम के साथ जो कनेक्ट इंटरकनेक्ट किया जाता है, ये एनएफएस के द्वारा किया जाता है। और यह टेक्नोलॉजी 2004 में स्टार्ट किया गया था। ये टेक्नोलॉजी 2004 में स्टार्ट किया था, जिसका ये गोल है इंटरकनेक्टिंग एटीएम्स इन द कंट्री। क्या करना, एक एटीएम को दूसरे एटीएम से कनेक्ट करने का जो क्या प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, वो एनएफएस के द्वारा, है ना, स्टार्ट किया गया था। अभी हाल ही में दोस्तों, ये करंट में बहुत ज्यादा न्यूज में था आपका, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। एक्चुअली क्या होता था इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, क्यों हाल ही में न्यूज में दोस्तों, क्योंकि देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जब हम आप कभी भी टोल प्लाजा पे आप गए होंगे कभी, तो वहां पे क्या होता है, एक जो गाड़ी होती है दोस्तों, एक जो कार होता है, एक व्हीकल्स होता है, उसको क्रॉस करने में कम से कम 5 से 10 मिनट्स क्या करता है, वहां पे लगती है। अब सोचिए कि कितना फ्यूल कंजप्शन होता होगा, कितना टाइम कंजप्शन होता होगा, ट्रैफिक प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, है ना, एनपीसीआई ने क्या दोस्तों, एक एनपीसीआई ने एक सर्विस प्रोवाइड किया, और उस सर्विस के द्वारा द्वारा क्या हुआ, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन स्टार्ट किया गया। जिसमें क्या हुआ कि प्लाजा पे जब हम जाते हैं, टोल प्लाजा पे जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, फास्टैग पेमेंट के थ्रू, फास्टैग पेमेंट के थ्रू, फास्टैग, यहाँ पे देखिएगा, फास्टैग पेमेंट के थ्रू क्या करते हैं दोस्तों, हम जो टाइम जो कंज्यूम होता था, फ्यूल कंज्यूम होता था दोस्तों, उसके बचाने के लिए, उसको क्या करने के लिए, और सबसे पहले दोस्तों आपको पता है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा होता था, तो इन्वायरमेंट को भी मद्देनजर रखते हुए, एनपीसीआई ने दोस्तों इस सर्विस को प्रोवाइड किया है, जिसके थ्रू, है ना, बहुत जल्द ही हम सभी क्या कर सकते हैं, वहां पे पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे टोल प्लाजा है, ये कार है, ये कार आगे क्रॉस कर जाएगी, जैसे आपके क्या हो सर, ये फास्टैग, एक फास्टैग होता है दोस्तों, है ना, उसके माध्यम से यहाँ पे टोल प्लाजा पे आपकी क्या हो सर, आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, और आप आगे क्रॉस कर जाओगे विदिन, वहां पे बिना रुके हुए, ठीक है। तो ये चीजें स्टार्ट की गई है एनपीसीआई के द्वारा। तो यहाँ पे ऑल करेक्ट थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको कंसीडर क्या करना है, फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है, और आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी जो है ना, मोर देन 50% ऑफ देयर अंडर लैंड अंडर फॉरेस्ट कवर लैंड अंडर फॉरेस्ट कवर कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन इन अदर स्टेट। क्या लगता है कि 50% वैसे स्टेट या वैसे क्या हो सर, यूनियन टेरिटरी यूटी, जिनके लैंड कवर, जो इनका जो लैंड दोस्तों वो कवर है, 50% लैंड कवर है फॉरेस्ट के द्वारा, है ना, क्या वो दूसरे स्टेट में एफॉरेस्टेशन करते हैं? ये स्टेटमेंट सही है? आपको अगर स्टेटमेंट सही लग रहा है तो बताना, ठीक है। लेकिन दोस्तों फिर कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अंडमान निकोबार आइलैंड हैव मोर देन 75% ऑफ देयर लैंड अंडर फॉरेस्ट कवर, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दूसरे से क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहा है, कुछ तो है भाई, कुछ गड़बड़ है, कुछ लोचा है। चलिए देखते हैं दोस्तों, अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, है ना, कह रहा है दोस्तों कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के मद्देनजर नजर रखते हुए, है ना, ईच टाइम फॉरेस्ट लैंड इज डाइवर्टेड, क्या होता है, फॉरेस्ट लैंड जो दोस्तों डाइवर्ट किया जाता होता है, द प्रोजेक्ट प्रोपेंडेंट हैज टू पे, वह कह रहे हैं दोस्तों, जो ये प्रोजेक्ट के क्या है, समर्थक है, उनको पे करना पड़ता है अदर स्टेट को, जो स्टेट उन्हें इकोसिस्टम को बढ़िया सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर मैं सिंपल सिखाने का मतलब है दोस्तों, कि वैसे स्टेट जिनका एक परसेंटेज, एक डिफिनिट परसेंट तक अगर उनके स्टेट में अफॉरेस्टेशन है,
मतलब वहां पे क्या है सर, फॉरेस्ट जो है वो लाई कर रहे हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, दूसरे स्टेट में, अदर स्टेट में जाकर क्या कर सकते हैं, वो अदर स्टेट में जाकर के, है ना, एफोरेस्टेशन कर सकते हैं। डिफोरेस्टेशन नहीं बोल रहा हूं, एफोरेस्टेशन कर सकते हैं। और अगर वो अदर स्टेट में जाकर एफोरेस्टेशन करते हैं, तो जिस स्टेट में वो एफोरेस्टेशन करेंगे, उस स्टेट वाले लोग उन्हें क्या करेंगे, एफोरेस्टेशन के बदले उन्हें पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि 1980s का अवसर, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत ऐसा ये किया गया था। तो ये आपको कौन कौन सा स्टेटमेंट सही लगता है, आप मुझे बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि इसका स्टेटमेंट कौन कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो आपको यहाँ पे सही लगता है। ठीक है, तो जल्दी से आप थोड़ा सोच करके सोचिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो मैं बताता हूं दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको मैं बता दूं दोस्तों, जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया था कि 50% जिनका होगा लैंड यूज, है ना, फॉरेस्ट में, वो करेंगे नहीं। जिनके पास जो होगा दोस्तों 75% जो लैंड होंगे वो वो क्या होंगे दोस्तों, फॉरेस्ट कवर होंगे। जो फॉरेस्ट कवर होंगे, जिनका लैंड 75% फॉरेस्ट कवर होगा, वो क्या कर सकते हैं, दूसरे स्टेट में जाकर के, है ना, कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन कर सकते हैं। मतलब कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन करने का मतलब क्या है कि वो जब एफोरेस्टेशन करेंगे, वो जो फॉरेस्ट लगाएंगे, उनके बदले अदर स्टेट जहां पे क्या हुआ, अदर स्टेट जहां पे एफोरेस्टेशन बहुत कम है, अर्थात डिफोरेस्टेशन बहुत ज्यादा है, वहां पे वो उन्हें पैसे मिलेंगे। और वो कौन कौन से स्टेट है दोस्तों, वो लक्षद्वीप है, मिजोरम है, अंडमान निकोबार आइलैंड है ना, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड है। अगर आप इंडिया का अगर स्टेट अगर आप देख रहे हो, तो इंडिया का देखो आप ऐसे देख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे देख लो, ऐसे ऐसे कुछ इस प्रकार आपका इंडिया का क्या आता है ना, इस तरह से आपका इंडिया का कुछ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्यारा सा इंडिया। ठीक है, थोड़ा सा आप इस प्रकार आप सोच सकते हैं, इंडिया ये हमारा। तो इंडिया जो है दोस्तों, यहाँ पे जो इधर जो आप यहाँ पे देखिए, आपका अंडमान निकोबार हो गया, यहाँ पे आपका लक्षद्वीप हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये जो स्टेट है, यहाँ पे जो स्टेट है, जो क्या दोस्तों, है ना, जो मिजोरम एंड क्या दोस्तों, फिर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ पे हो जाएगा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ये सब जो स्टेट यहाँ पे जो स्टेट है, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, उस स्टेट्स में। और एक आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये लक्षद्वीप, सॉरी, अंडमान निकोबार दोस्तों, और यहाँ पे लक्षद्वीप है। या ये जो स्टेट है, इनके पास जो एफोरेस्टेशन है, इनका पास जो फॉरेस्ट कवर है, वो 75% है। और ये क्या कर सकते हैं, दूसरे स्टेट में जाकर के, है ना, एफोरेस्टेशन करेंगे, और उसके बदले उन्हें क्या मिलेगा, कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन करने का मौका मिलेगा। उसके बाद दोस्तों मैं कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980s, वो मैंने जो सेट करना स्टेटमेंट था दोस्तों, वो सही है। लेकिन लास्ट में दोस्तों कह रहा है कि मध्य प्रदेश क्या है, मध्य प्रदेश से एमपी जो है, यूपी, केरला एंड राजस्थान स्टेट्स हैव विद मोस्ट डिग्रेडेड लैंड। उनके पास क्या है, बहुत ज्यादा डिग्रेड लैंड है, मतलब जो लैंड की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बॉन्ड रेट और बॉन्ड टेरिफ। कह रहा है दोस्तों, बॉन्ड रेट और बॉन्ड टेरिफ एक ही चीज है, ऐसा नहीं कि बॉन्ड रेट और बॉन्ड टेरिफ अलग अलग चीज है। तो बॉन्ड रेट और बॉन्ड टेरिफ क्या है दोस्तों, एक ही चीज है। ठीक है, तो कह रहा है कि बॉन्ड रेट और बॉन्ड टेरिफ के बारे में बताएं कि यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है दोस्तों बॉन्ड रेट, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बॉन्ड रेट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ ड्यूटी और टैरिफ दैट कैन इम्पोज्ड बाय एन इंपोर्टिंग कंट्री ऑन एन इंपोर्टेड कमोडिटी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कह रहा है कि बॉन्ड रेट इज एग्रीड फॉर एनी कमोडिटी एट डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ के द्वारा क्या किया जाता है, ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, है ना, ये जो रेट है वो फिक्स किया जाता है। अब बताइए यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है, क्या स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, या फिर दोनों सही है, या फिर दोनों में से एक भी सही नहीं है। आपको क्या लगता है, जल्दी से सोचेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, आप सोचेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और करेक्ट आंसर आप बताएंगे मुझे जल्दी से। फिर दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। आप अब देख सकते हैं कि ओनली वन जो है स्टेटमेंट वो सही है। क्यों, क्योंकि ओनली वन इसलिए सही है दोस्तों, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा नहीं फिक्स किया जाता है, ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा नहीं फिक्स किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूं बॉन्ड रेट क्या होता है। बॉन्ड रेट क्या होता है, जो मैक्सिमम रेट होते हैं, मैक्सिमम जो टैरिफ लगता है ना, मैक्सिमम जो टैरिफ सरकार के द्वारा जो लगाया जाता है दोस्तों, मैक्सिमम जो टैरिफ जो है सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा जो इम्पोज किया जाता है ना, इंपोर्टेड कमोडिटी पे। जैसे अगर कंट्री ए है दोस्तों, कंट्री बी है, तो अगर बी कंट्री से क्या आ रहा है, अगर ए कंट्री में कोई गुड्स आ रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो ए कंट्री क्या है, वो जो इंपोर्ट किया जाएगा, जो यहाँ से वस्तु आएंगे, उस पर कुछ टेरिफ प्रोवाइड करेगा, कुछ टेरिफ का व्यवस्था लगाएगा, कुछ ड्यूटी क्या करेगा, वो
इंपोज करेगा। तो वो जो होता है दोस्तों, कह रहा है कि बॉन्ड रेट क्या होता है, वो मैक्सिमम रेट होता है, मैक्सिमम रेट ऑफ टेरिफ दैट कैन बी इम्पोज्ड बाय इंपोर्टिंग कंट्री ऑन एंड इंपोर्टेड कमोडिटी, जो कमोडिटी होगा इंपोर्ट किया उस पे। हियर ईच कंट्री कमिट्स इटसेल्फ, यहाँ पे ये करंट न्यूज में क्यों है दोस्तों, इसलिए न्यूज में है ये क्योंकि प्रत्येक कंट्री जो है वो क्या किया है, खुद से ये प्रॉमिस किया है ना, उन्होंने सीलिंग लगाया है कस्टम ड्यूटी पे, टेरिफ पे ऑन सर्टेन नंबर ऑफ प्रोडक्ट, कुछ नंबर ऑफ प्रोडक्ट पे क्या कर रहे हैं, उन्होंने फिक्स किया है कि मेरी क्या होगी, है ना, टेरिफ जो होगी कितनी होगी, कितनी होगी उससे कोई मतलब नहीं है, आपको स्टेटमेंट इतना रखना है क्योंकि आपको याद रखना है। दिस रेट वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, ऐसा नहीं कि हमेशा एक कंट्री, हर कंट्री के लिए वो फिक्स होगा, कंट्री टू कंट्री होगा, और कमोडिटी टू कमोडिटी मतलब वस्तु और वस्तु के बीच में भी क्या हो सर, वो अंतर होगा। बट नो कंट्री कैन रेज ड्यूटी, परंतु कोई भी कंट्री क्या कर सकता है ना, बॉन्ड रेट से टैरिफ ज्यादा नहीं लगा सकता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम लोग मतलब बहुत ही ज्यादा दोस्तों, अभी हाल ही में एक बहुत ही करेंट न्यूज अभी बहुत ज्यादा चल रहा था नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, कि नैनो टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है, क्या चीजें ला सकता है नैनो टेक्नोलॉजी। तो कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्लूड्स, कह रहा है कि एग्रीकल्चर में नैनो टेक्नोलॉजी क्या कर सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी समझ सकते हो कि बहुत ही बारीक चीजें, बहुत ही एडवांस क्वालिटी का क्या है दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी है। तो ये क्या क्या कर सकता है, क्या ये डिलीवर ऑफ पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स एंड अदर एग्रोकेमिकल्स मोर एफिशिएंटली कर सकता है, मॉनिटरिंग सॉइल कंडीशन एंड क्रॉप ग्रोथ, है ना, डिटेक्टिंग द एनिमल्स एंड प्लांट पैथोजेंस, डिलीवरी ऑफ ग्रोथ ऑफ हार्मोन्स इन द कंट्रोल्ड मैनर। क्या लगता है कि ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, या नैनो टेक्नोलॉजी क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। देखो ऐसे स्टेटमेंट जवाब भी आपको किसी एग्जाम्स में पूछे जाएं, चाहे वो पीसीएस लेवल के एग्जाम हो या एसएस लेवल के, या फिर क्या दोस्तों यूपीएससी लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन हो, इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन पूछे एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो खास करके आमतौर पे सारे स्टेटमेंट सही ही होते हैं। ठीक है, तो मैंने भी वैसे ही ऐसा ही बनाया था क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, सारे करेक्ट आंसर होंगे, ऐसा नहीं कि इसका आंसर सही नहीं होगा, याद रखिए ये चीज। तो ऑल करेक्ट यहाँ पे, ऑल करेक्ट मतलब चारों के चारों स्टेटमेंट सही हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, है ना, आगे मैं बता रहा हूँ आपको, ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि एग्रीकल्चर सेक्टर में, आपको मैंने यहाँ पे बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या चीजें हो सकती है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या कर सकता है, सिंगल मॉलिक्यूलर डिटेक्शन कर सकता है, नैनो नैनो कैप्सूल्स जो होते हैं वो पेस्टिसाइड डिलीवर कर सकता है ना, डिलीवरी ऑफ ग्रोथ ऑफ हार्मोन्स कंट्रोल फैशन, नैनो नैनो सेंसर्स जो होते हैं मॉनिटरिंग कर सकते हैं सॉइल का, नैनो चिप्स जो होते हैं दोस्तों आइडेंटिफाई कर सकता है प्रिजर्वेशन और ट्रैकिंग, नैनो सेंसर्स जो होते हैं वो एनिमल के पैथोजेंस को क्या कर सकते हैं, वो डिटेक्ट कर सकते हैं, नैनो कैप्सूल जो होते हैं वो वैक्सीन डिलीवर कर सकते हैं, नैनो पार्टिकल्स जो होता है डीएनए को क्या कर सकता है वो, है ना, जेनेटिकली वो क्या कर सकता है, डिटरमाइन कर सकता है। फूड प्रोसेसिंग में नैनो टेक्नोलॉजी क्या कर सकता है दोस्तों, ये भी आप देख लीजिएगा, आप एक तरह से पढ़ सकते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या कर सकता है ना, बायो अवेलेबिलिटी को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। हाँ, और भी देख सकते हैं दोस्तों, कुकिंग में कुकिंग ऑयल को क्या कर सकता है, बहुत अच्छे से प्रिजर्व कर सकता है। नैनो कैप्सूल्स, नैनो कैप्सुलेटेड जो फ्लेवर क्या हो सकते हैं, इनहेंस हो सकते हैं। नैनो ट्यूबर्स जो होते हैं दोस्तों, नैनो पार्टिकल्स जनरेशन को क्या करते हैं, विस्कोसिटी को एजेंट को बढ़ा सकता है। विस्कोसिटी क्या होता है, फ्लो ऑफ लिक्विड उसको बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से फूड पैकेजिंग में क्या कर सकता है, फूड पैकेजिंग में क्या हो सकता है नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग, है ना, एंटीबॉडीज। यहाँ पे आप इसी चीजों को पढ़ सकते हैं, एक बार आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछा था। अगर आपको सर कभी भी कोई यूपीएससी पीसीएस एग्जाम दे रहे हो, एसएससी एग्जाम दे रहे हो, कभी भी किसी चीज का एग्जाम दे रहे हो दोस्तों, ठीक है, आपको ये पूछा जा सकता है कि फूड प्रोसेसिंग में नैनो टेक्नोलॉजी क्या यूज हो सकता है, फूड पैकेजिंग में नैनो टेक्नोलॉजी क्या यूज हो सकता है, सप्लीमेंट्स में जो हम दवा लेते हैं, बहुत सारे क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स में नैनो टेक्नोलॉजी का क्या यूज हो सकता है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप एक बार यहाँ पे पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूट द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। आईसीसीपीआर के क्या हो सर, स्टेटमेंट को आप कंसीडर करते हुए आप बताएंगे कि कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट सही है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। दोस्तों यहाँ पे बता रहा हूँ, पहला स्टेटमेंट जो है वो क्या कर रहा है, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट इज अ मल्टीलेटरल मतलब एक से अधिक ट्रीटी अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, कह रहा है क्या दोस्तों कि आईसीसीपीआर जो है वो एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है, जो यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के द्वारा क्या किया गया है, अडॉप्ट किया गया है।
ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द कॉवेनेंट कमिटेड इट्स पार्टीज टू रिस्पेक्ट द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग द राइट ड्यू टू प्रोसेस एंड फेयर ट्रायल्स। कह रहा है क्या कि ये जो कमिटी है वो कमिट्स करता है, ये कॉवेनेंट जो है वो कमिट करता है कि वो रिस्पेक्ट करेगा क्या करने का, सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को, सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को क्या करेगा, वो रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है। थर्ड जो स्टेटमेंट है दोस्तों वो कह रहा है कि आईसीसीपीआर जो है इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के बारे में बात ये करता है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है? विच ऑफ द स्टेटमेंट, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? क्या ये सारे स्टेटमेंट सही है, 1 2 सही है, 1 3 सही है, या फिर 2 3 सही है? आप जरा सोचेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे और मुझे बताएंगे। चलिए मैं बता दूं दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी होगा, करेक्ट होगा। ऑल सारे स्टेटमेंट सही हैं। आप एक बार यहाँ पे पढ़ सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ एक बार थोड़े से, ठीक है, सरकार देता हूँ। इंटरनेशनल कॉवेनेंट जो सिविल पॉलिटिकल राइट होते हैं, आईसीसीपीआर इज क्या दोस्तों, मल्टीलेटरल ट्रीटी है। एक से अधिक कंट्री इसमें क्या कर रहे हैं, भाग लिए हुए हैं, और ये क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया है यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के द्वारा। ये कमिटी जो, ये कॉवेनेंट जो होता है दोस्तों, ये कमिट करती है कि ये सिविल जो है, और सिविल और पॉलिटिकल राइट के इंडिविजुअल्स के, है ना, व्यक्ति के पॉलिटिकल राइट और सिविल राइट को क्या करेगा, वो रिस्पेक्ट देगा, इंक्लूडिंग द राइट ऑफ लाइफ, जीने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, इलेक्टोरल राइट्स एंड राइट ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फेयर ट्रायल्स। अगर आपको अगर कोई केस कर रहा है तो उस पे फेयर ट्रायल भी होना चाहिए। फेयर ट्रायल का भी क्या अवसर आपके पास ये राइट है। आईसीसीपीआर जो है दोस्तों इज अ पार्ट ऑफ क्या है दोस्तों, इंटरनेशनल बिल ह्यूमन राइट का क्या अवसर, ये एक पार्ट है, एक हिस्सा है इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट का। मानवाधिकार का क्या दोस्तों, ये क्या है, एक पार्ट है। along with the international covenant of economic, social and cultural right and the universal declaration of human rights। आईसीसीपी क्या होता है, is monitored by यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट। आईसीसीपीआर को क्या कहता है, मॉनिटर किया जाता है ह्यूमन राइट यूनाइटेड नेशन यूएनएचआर के द्वारा, यूएनएचआर यूएनएचआर के द्वारा, है ना, क्या किया जाता है दोस्तों, मॉनिटर किया जाता है। ये चीज आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास में हम यही चीज देखते हैं, और आप लोग थैंक्स फॉर वाचिंग पेशेंसली, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।